नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज अखबार की सुर्खियां, कुछ प्रमुख खबरें और अपनी बात को लेकर आपके साथ चर्चा के लिए बैठा हूं। आज 12 जनवरी है, दिन रविवार। पहले दिल्ली की ही चर्चा कर दें। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है और अभी 10 जनवरी को अधिसूचना जारी हो चुकी है। सभी दलों ने अभी अपनी सभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। सिर्फ आप जो सत्तारूढ़ दल है वो सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। तो पूरा अभियान वहाँ चल रहा है। कल बीजेपी की दूसरी सूची आई 29 उम्मीदवारों की। पहली सूची भी थी 29 उम्मीदवारों की। इस तरह से 58 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है। अब 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची का इंतज़ार है और उसमें देखिए अब सबकी निगाह टिकी हुई है कि जदयू को वहाँ कितनी सीट मिलती है। 4 से 6 सीट जदयू ही चाह रहा है, तो 12 सीट में सहयोगी दल के लिए कोई सीट मिलती है कि नहीं, ये देखिए। यूँ मिलना तय दिखता है। पिछले चुनाव में 2 सीटें मिलेंगी। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ चुनाव अभियान में लगे थे और अब चुनाव अभियान में अरविंद केजरीवाल पर, आप पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। अब वहाँ शीश महल जो मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था, वहाँ वो खर्च हुए हैं, इसको लेकर हमला हो रहा है आप पार्टी पर। वहीं अभी सीएजी की रिपोर्ट आई थी दिल्ली गवर्नमेंट के कार्यकाल, खासकर आप सरकार के कामकाज पर, और रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई नहीं, लेकिन रिपोर्ट लीक हो गई है और रिपोर्ट के हवाले अब अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमला हो रहा है। उसमें अभी कल एक बात आई कि वो दिल्ली में जो शराब घोटाला था, जिसमें मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तो उसमें कोई 2000 करोड़ से अधिक का खजाने को चूना लगा है। ये रिपोर्ट में दर्शाई बात कही गई है। अब वहीं भ्रष्टाचार हुआ तो एक अलग विषय है। शीश महल के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट में ये चर्चा थी, तो आरोप प्रत्यारोप, बार पलटवार का वहाँ दौड़ चल रहा है। ये दिल्ली की खबरें थी। देखिए, कल से प्रयागराज में 12 साल पर लगने वाला महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। वो ये 45 दिन तक ये महाकुंभ का मेला चलेगा और इसके लिए व्यापक सुरक्षा, और महाकुंभ में कोई 40 करोड़ से अधिक तीर्थ श्रद्धालु आने वाले हैं। उनके लिए सुविधा के लिए भी बहुत व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार ने इसको एक तरह से कहिए उसके लिए लिटमस टेस्ट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। बड़ी बड़ी हस्तियां वहां जाएंगी। कल मुख्यमंत्री अयोध्या में थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो कल पहली वर्षगांठ थी। उस अवसर पर भव्य कार्यक्रम भी हुआ, भव्य तैयारी है, वहाँ यज्ञ हो रहा था। ये सब कुछ आप अखबार की सुर्खियाँ रही हैं जो आपने देखी भी होगी। कुल मिलाजुला कर एक है कि यूपी में खासकर धार्मिक पर्यटन को इस हद तक बढ़ावा दिया जा रहा है और उससे बहुत बड़ा समझिए कि आर्थिक कारोबार भी बढ़ रहा है। यूपी गवर्नमेंट का तो अनुमान है कि प्रयागराज से कोई 2 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार होना है। सरकार ने वहाँ मेला के आयोजन पर कोई 4000 हेक्टेयर में ये मेला लगा हुआ है और उसमें कोई 5000 से 8000 करोड़ खर्च किए गए हैं मेला की तैयारी पर, और आर्थिक कारोबार को 2 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। ये सब बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, खुद यूपी के सीएम ने ये बात मीडिया से बात करते हुए कही है। तो यूपी की खबरें हुई। अब कुछ बिहार की खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर आज मधुबनी में हैं। कल दरभंगा में थे। कल भी कई योजनाओं की घोषणा की दरभंगा जिले को लेकर के, और आज मधुबनी में होंगे। इसी तरह से वहाँ भी कुछ घोषणा करेंगे। कल फिर समस्तीपुर में होंगे। आज तो जैसा मैंने आपसे कहा मधुबनी में है। ये मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का ये दूसरा चरण का कल समस्तीपुर में समापन होगा। फिर 17 जनवरी से शुरू होगा।
अब प्रगति यात्रा पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जोरदार हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कल बगहा में थे, वो भी कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम के तहत जिलों का दौरा कर रहे हैं और उसमें खास करके कार्यकर्ताओं से वो रूबरू होते हैं, उनसे बैठक करते हैं क्लोज डोर हॉल में और विधानसभा क्षेत्रवार कर रहे हैं। सचमुच में ये तेजस्वी की यात्रा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ही है, लेकिन उसी यात्रा कार्यक्रम में कल नीतीश कुमार के कामकाज पर जमकर हमला बोला। आपको याद होगा, पहले तो विपक्ष के नेता के रूप में वो आरसीपी टैक्स का बोलबाला है नीतीश सरकार में, ये हमला बोलते रहे। अब वो एक डीके टैक्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी ही अब राजकाज कर रहे हैं, सरकार तो थक चुकी है और डीके टैक्स का बोलबाला है। और कल उन्होंने कहा कि समय आने पर अब हम खुलासा भी करेंगे कि डीके टैक्स कौन ले रहा है, और वो कहा कि भाई और दूसरे कोई अधिकारी की अब कोई चलती नहीं है, मंत्री की भी नहीं चलती है। तो इस तरह से कल नीतीश गवर्नमेंट के कामकाज पर उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा भी कि मुख्यमंत्री इसके प्रगति यात्रा पर 225 करोड़ रुपये जनता से मिलने के लिए खर्च कर रहे हैं और कहीं जनता से मिल भी नहीं रहे हैं आम लोग से। कल बड़ा तीखा हमला बोला नीतीश सरकार के कामकाज पर। तो ये भी आज अखबार की सुर्खियां बनी हैं। अब दूसरी ओर देखिए, प्रशांत किशोर जो आमरण अनशन पर हैं, मेदांता अस्पताल से वहाँ से वो डिस्चार्ज हो गए हैं और आज पटना में फिर कहीं कोई सार्वजनिक स्थान पर वो आमरण अनशन जारी रखे हुए हैं, तो बैठने वाले हैं। और दूसरी ओर बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लेकर ही ना ये अनशन और विपक्ष आंदोलन कर रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो 70वीं पीटी की प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई है उसको रद्द करके नए सिरे से हो, और इसको लेकर के जो कुछ आरोप, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो प्रशांत किशोर ने तो आरोप किया था कि भाई वहाँ 1000 करोड़ का नियुक्ति घोटाला होता है, तो बीपीएससी ने लीगल नोटिस दी है। और उसी तरह से कोचिंग के जो चर्चित शिक्षक हैं रहमान और खान, उनको भी बीपीएससी ने नोटिस दी है। तो शायद मुझे लगता है कि बीपीएससी के इतिहास में ये पहली बार होगा कि बीपीएससी पर कोई हमला करे तो उसको इस तरह से लोग लीगल नोटिस दी गई है। अही भी बीपीएससी अब तो इस पीटी परीक्षा की जो तैयारी, परीक्षा पूरी हो गई है, अब उसका अब रिजल्ट आने वाला है 25 से 31 जनवरी के बीच में, और अप्रैल में परीक्षा होगी। इस परीक्षा के आधार पर कोई 2035 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति होनी है। लेकिन अभी बीपीएससी की परीक्षा और बीपीएससी अभी विवाद के घेरे में है, ये भी आप कह सकते हैं। ये भी आज अखबार की सुर्खियां बनी हैं जो आपके सामने हमने चर्चा की। 18 जनवरी को राहुल बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से कोई कार्यक्रम है, उसमें शरीक होंगे। तो यहाँ कांग्रेसी उनकी राहुल के आगमन की तैयारी को लेकर लग गए हैं। संभव हो सदाकत आश्रम भी जाएं। आप जानते हैं ना, अभी सिर्फ 4 साल से बिहार में कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह अकेले पार्टी का सब संगठन का दायित्व चल रहा है। यही हालत थी मदन मोहन झा की। मदन मोहन झा भी 2 साल से अधिक अध्यक्ष रहे, अब पार्टी का कोई संगठन नहीं बना था, माने प्रदेश के पदाधिकारी नियुक्त नहीं हुए थे। कई राज्यों में यही हालत है कांग्रेस की। यूपी में तो और है, वहाँ अजय राय प्रदेश अध्यक्ष और सारा प्रदेश से और जिला सब कमेटी भंग की गई है। हरियाणा में भी यही हालत है। कुल मिला जुला कर कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही चल रही है और पार्टी में इसको चलते भी तरह तरह की चर्चा होते रहती है। तो ये सारी अखबार की सुर्खियां हैं जिसकी मैंने आपको चर्चा की है। आपको यह चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, दी न्यूज़ बस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।